बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, हम डेव्स जैसे बताइए ना, ऐसा सिंपलीफाई आप बता दें। ठीक है, बिल्कुल। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की बात हम करेंगे तो इसके बजाय ये लगता है कि हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं, वो फाइनेंस जो डिसेंट्रलाइज है। तो करंट फाइनेंस में क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज आती है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री की बात हो रही है इधर। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में अगर पाकिस्तान की बात करें तो कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में होते हैं, जैसे कि आप मुझे चैट में बताएं। सबसे बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो है बैंक। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम सिर्फ अभी बैंक तक ही रहते हैं। तो बैंक क्या करते हैं, बैंक लोगों का पैसा लेते हैं डिपॉजिटर्स का, और किसको देते हैं, जिसको लोन की जरूरत होती है। बैंक के दो मेन काम होते हैं, पैसा डिपॉजिट लेना और लोन की शक्ल में जिनको जरूरत है उनको देना। जो फर्ज करें जो डिपॉजिट लाता है उससे वो एक फर्ज करें 10% चार्ज करते हैं, तो लोन वाले को 15% पे लोन ले लेते हैं। सिंपल टर्म में बात करते हैं तो 5% का स्प्रेड अपने पास रख लेते हैं। तो ये बैंक का मॉडल है। मगर बैंक क्या हर किसी का अकाउंट खोल देगा? नहीं खोलता ना। क्यों? उसका एक प्रोसेस है। आपको वो पूछता है कि आप क्या करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कोई जॉब करते हैं तो जॉब का लेटर से मांगेंगे, आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपसे कुछ का एविडेंस मांगेंगे, फिर जाके आपका अकाउंट खुला है। हर बंदा अकाउंट नहीं खुलवा। और भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री की भी हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अभी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं जो बैंक है। और बैंक में अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो क्या प्रोसेस होता है? हर बंदा जाके फौरन से 1 मिनट में तो अकाउंट नहीं खुलवा सकता ना, उससे प्रोसेस होता है। आपको एक लंबा चौड़ा फॉर्म मिलता है अकाउंट ओपनिंग, उसमें आप डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं, आप एविडेंसेस देते हैं, आप नाजरा वेरिफिकेशन करवाते हैं, आप केवाईसी करवाते हैं, नो योर कस्टमर, फिर जाके आपका अकाउंट खुलता है। स्टॉक एक्सचेंज का फॉर्म अकाउंट खुलवाने वहां भी बहुत बड़ी डिटेल फॉर्म मुझे भरना पड़ता है। तो इसका मतलब बैरियर टू एंट्री इतना इजी नहीं है वहां। इसी तरह जो उसकी कॉस्ट है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। आप अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री अगर पैसे ट्रांसमिट करना चाहें, इजीली हो जाएंगे। आप फर्ज करें यार $100 पाकिस्तान में बैठे बैठे अमेरिका के किसी बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं, उससे भी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। Even it takes days to transmit a small fund of money from one bank account to another bank account in different countries. ऐसा है कि नहीं है? फिर ट्रांसपेरेंसी इशू है। ये बैंक के पास जो आप पैसे रखते हैं वो वाकई बैंक के होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि उसको स्टेट बैंक उसको मॉनिटर करना पड़ता है बैंक को, क्योंकि बैंक तो अपने सब चीजें प्राइवेट रखते हैं। हर चीज उसकी कितने पैसे आपकी कितना परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट उसके पास पड़ा हुआ और कितना आगे लैंड कर दिया है, कितने रिजर्व पड़े, वो सब स्टेट बैंक को किसी न किसी हद तक मॉनिटर करना पड़ता है। वो स्टेट ट्रांसपेरेंसी इश्यूज है। बैंक हर चीज डिस्क्लोज नहीं करते। वो एक प्राइवेट कंपनी है, वो एक प्रॉफिटेबल कंपनीज है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है। वो प्राइवेसी उनका कोर वैल्यूज है, तो वो बहुत अपनी हर चीज सीक्रेट रखते हैं, पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करते हैं। फिर इंटरऑपरेटिबिलिटी इशू। क्या आप एक बैंक का अकाउंट खुलवा के, हर बैंक की अपनी पॉलिसी होती है। ये बेसिकली मैं चैलेंजेस बता रहा हूँ। फिर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ने किस तरह इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसके सब ऑपोजिट अगर करेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो भी मैं बता रहा हूँ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ने की एप्स ने उसके प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। जिस तरह इंटरऑपरेटिबिलिटी, एक बैंक अकाउंट अगर आपकी बैंक में होता है तो उसका सेपरेट कार्ड होता है, उसका सेपरेट ऐप होती है। आप इतने इजीली एक बैंक दूसरे बैंक से कनेक्टिविटी नहीं हो, एक थर्ड पार्टी फर्स्ट करें, अभी वन लिंक का नाम सुना होगा, अपनी कंपनी है या राष्ट्र गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क है, उसके थ्रू वो बात कर पाते हैं। वो इंटरऑपरेटिबिलिटी नहीं है। एक बैंक दूसरे बैंक से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली चल रहा होता है, वहां चैलेंजेस आते हैं। तो जब ये सारे चैलेंजेस थे, आप जो डीफाई ने सॉल्व करे, उसने एंट्री टू एक्सेस करने का जो बैरियर है ना सिस्टम के अंदर, वो बिल्कुल इजी कर दिया है। आपको कोई फॉर्म नहीं भरना है। आपको अगर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस फर्स्ट करें, एक वेबसाइट है लैंडिंग एंड बोरोइंग की, आवे, WAAVE, आवे। वो बोरोइंग और वो डिपॉजिट भी लेती है क्रिप्टोज और लैंड भी करती है। उसमें अकाउंट खोलने के लिए आपको कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता, बस आपको एक मेटामास्क का वॉलेट है, जो वॉलेट के बारे में अभी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, या शायद लास्ट क्लास में थोड़ा तुमने पढ़ा भी था। तो वो वॉलेट आपका एक दफा ब्राउजर में आपने खोल लिया है, तो उसके बाद आपको किसी भी डिसेंट्रलाइज ऐप
से कनेक्ट होने के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको मजीद AA स्पेलिंग है आवे, तो आपको वापस वो फॉर्म नहीं भरना पड़ता। वो एक वॉलेट आपका किसी भी डिसेंट्रलाइज ऐप की या डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ऐप डैप से कनेक्ट करने की मोर देन इनफ होगा। आप सिर्फ वो वॉलेट के कनेक्शन का बटन को क्लिक करेंगे और वॉलेट आपका ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। आपको कोई फॉर्म नहीं भरना, बार बार आपको KYC नहीं करवानी, आपको बार बार अपनी प्रेजेंस या अपनी KYC नहीं करवानी। तो वो सब चैलेंज, एंट्री टू बैरियर बहुत कम है। फिर जो कासिम भाई पिछली स्लाइड में, तो ये सब चैलेंजेस जब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की बात करते हैं तो सब इजी हो जाता है, बिल्कुल इजी टू यूज है, टेक्निकल नहीं है। फिर अंडर डेवलप, अच्छा ये वो कासिम भाई जरा पिछली स्लाइड पे ये डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं। तो एंट्री टू एग्जिट बिल्कुल इजी है, कोई भी पूरी दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है। आप किसी भी कंट्री से एक्सेस कर सकते हैं एनोनिमसली उस डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ऐप में, बस वो आपकी वॉलेट से आपको आपकी जो वेरिफिकेशन है वो आपकी वॉलेट से करेगा। फिर आपकी जो ट्रांसपेरेंसी इशू है वो खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये ट्रांसपेरेंसी इशू का मतलब कि आप जो ट्रांजेक्शन करेंगे वो पब्लिक लेजर पे होगी, ट्रांजेक्शन विजिबल होगी, कोई उसमें आपको पता है कि आपके डिपॉजिट कितने किस अकाउंट से किस अकाउंट में है, ऑल्दो वो एड्रेस विजिबल नहीं होगा मगर वो ट्रांजेक्शन विजिबल होती है। तो ये तो सारे एडवांटेजेस है, और ये जो स्लाइड है ये डिसएडवांटेजेस वाली है। डीफाई में जितने एडवांटेजेस, थोड़ा सा इसके डिसएडवांटेजेस या चैलेंजेस भी, क्योंकि नंबर 1 ये भी अंडर डेवलप्ड इकोसिस्टम है, इतना अभी इजी टू यूज इसकी ऐप्स अभी नहीं है, इतनी ज्यादा फंक्शनैलिटी नहीं है। आप अगर कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज ऐप्स जो देखेंगे ना वो इतनी ज्यादा अभी मैच्योर नहीं हुई, उसमें भी इतने ज्यादा फीचर नहीं है, अभी थोड़ा उसको यूज करना टेक्निकल है। जैसे कि आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस यूज करेंगे, या आपने किसी ने अगर पैनकेक्सवैप का या यूनिस्वैप का नाम सुना तो वो भी टेक्निकल है थोड़े से। लैक ऑफ रेगुलेशन है, अभी कोई स्टैंडर्ड जिस तरह स्टेट बैंक रेगुलेट करता है बैंकों को, इसकी अभी कोई रेगुलेशन नहीं है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इंडस्ट्री की। ऑल्दो मुख्तलिफ मुल्कों ने थोड़ी थोड़ी गाइडलाइंस अभी देनी स्टार्ट करी है, मगर अभी कोई इंटरनेशनल गाइडलाइंस इसकी नहीं है रेगुलेशंस की। फिर ह्यूमन एरर का चांस है, अगर आपने गलत एड्रेस लिख दिया तो वो गलत एड्रेस पे अगर आपकी कुछ यूनिट्स ऑफ कॉइंस चले गए, क्रिप्टो करेंसी चले गई, तो वो रोल बैक नहीं हो सकती है। आपने अगर एड्रेस गलत टाइप कर दिया तो वो आपके लॉस्ट हो जाते हैं। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी हर साल लॉस्ट हो जाती है गलत एड्रेसेस पे स्टैंड होने की वजह से। ये भी एक चैलेंज है। चलिए, यहाँ तो कोई सवाल है किसी का? मैं चैट से आपके सवाल लेता हूँ। कोई सवाल है तो प्लीज पूछ ले, मैं आपको तो कुछ लोगों को अनम्यूट करना स्टार्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मेरा सवाल ये था कि आप फ्लैश लोन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं? लोन बहुत एडवांस चीज है, प्लीज को सब्र कर जाए, बहुत ही एडवांस चीज है वो तो। चलो ठीक है। अभी वैसे ही हमने आज बहुत टेक्निकल डिस्कशन कर लिया कि बहुत सारे लोग तो परेशान हो गए हों, मुझे लग रहा है। सर जी सर, अगर जैसे मैं फर्ज करें कि कासिम भाई को अपना पेमेंट सेंड करना चाहता हूँ और मैंने किसी दूसरी चेन का इस्तेमाल कर लिया, तो वो पैसे कहाँ रह जाएंगे? क्योंकि वो तो सेंड ही नहीं होंगे, सेम चेन नहीं है। वो लॉस हो जाएंगे सर फिर भी तो पैसे तो है ना, वो रहेंगे कहाँ जाएंगे? 10% हो जाएंगे ना, वो लॉस हो जाएंगे। यही तो चैलेंज है ना, ये जो बात कर रहे हैं ना कि ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो ऐप है ना, ये भी इतनी ज्यादा टेक्निकल, इसमें थोड़ी टेक्निकल नॉलेज होनी जरूरी है, वरना इसको यूज करना इतना इजी टू यूज नहीं है। ये वन ऑफ द चैलेंजेस है, क्योंकि अभी बिल्कुल अभी अंडर डेवलप इकोसिस्टम है, इसकी ऐप्स इतनी मैच्योर नहीं हुई, इसके जो अभी फंक्शनलिटी ऐसे अभी मैच्योर हो रही है। आप गलत एड्रेस डाल देंगे तो वो लॉस हो जाएंगे, गलत नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे वो लॉस हो जाएंगे। ईथर से आप बिटकॉइन के नेटवर्क में भेजेंगे तो ईथर लॉस हो जाएंगे, बिटकॉइन के नेटवर्क से आप ईथर पे भेजने की कोशिश करेंगे तो वो लॉस हो जाएंगे। दोनों नेटवर्क सेम होने चाहिए, एड्रेसेस वैलिड होने चाहिए,
ये चीजें हैं। आप हैंड रेज करें, मैं अनम्यूट करता हूँ आपको, और जिनके क्वेश्चन हो गए वो अपने आप को डाउन कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हियर। एक चीज पूछनी थी कि आपको डी ऐप बनाने से पहले डिसाइड करना होता है कि मुझे किस ब्लॉकचेन के लिए डी ऐप बनानी है, या आप मे बी डी ऐप बना के उस प्लेटफॉर्म की लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, उस प्लेटफॉर्म पे उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा, डेवलपमेंट का सब चीजें डिफरेंट होंगी। इट मींस के अगर मैंने एडा में या इथेरियम में बनाई है तो फिर वो इथेरियम में या एडा पे ही डिप्लॉय हो सकती है, वो कहीं और डिप्लॉय नहीं हो सकती, राइट? एप्लीकेशन जब आप बना रहे होते हैं ना डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, तो आप मल्टी चेन एप्लीकेशन बना सकते हैं, बट आपको ये सारी चीजें ऑब्वियसली पहले से डिसाइड करनी होगी कि आप किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि अगर मल्टी चेन बना रहे हैं तो सारी चेन्स में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह रखने पड़ेंगे। सो दैट मीन्स कि वो इसी तरह से है कि अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, अब आपको मल्टीपल डेटाबेसेस यूज करनी है उसके लिए, तो आपको ऑब्वियसली वो डेटाबेसेस मल्टीपल बनानी पड़ेगी, मल्टीपल मैनेज करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आपकी डिपेंड करेंगी कि आप कितनी डिफिकल्टी चाह रहे हैं या किस तरह की एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट। सर, ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ऐप बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? वही रिक्वायरमेंट होती है जो बेसिकली आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और उसके अलावा बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि फाइनेंशियल एप्लीकेशन क्या बना रहे हैं आप। लैंडिंग की एप्लीकेशन बना रहे हैं आप, यील्ड फार्मिंग की एप्लीकेशन बना रहे हैं आप, कोई टैक्स बना रहे हैं, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। आपको चीज समझ होनी चाहिए कि डीफाई एप्लीकेशन क्या है और क्या आप कौन सी फाइनेंशियल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट। अच्छा सर, इसमें किसी रेगुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं कि परमिशन लेनी हो या लाइसेंस, या हमें सिर्फ टेक्निकल हो हम खुद बना सकते हैं? डिपेंड करता है किस मार्केट में आप जा रहे हैं। अगर उस मार्केट के अंदर कोई रेगुलेशन है तो फिर आपको उसको ओबे करना पड़ेगा। Is there any example of Rarible.com पे चले जाएं। Rarible.com जो है वो मल्टी चेन एप्लीकेशन है। Okay, thank you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे एक थोड़ा सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड था कि जैसे फॉर सपोज ओके इरा से गुजरे हैं, तो इसमें जो बिलियनर्स बने हैं वो सेंट्रलाइज्ड होने की वजह से बिलियनर्स बने, जैसे लाइक फेसबुक और गूगल और समथिंग लाइक दैट। जो वेब3 है जिसमें हम डेप्स बना सकते हैं, तो डेप्स में लेट्स से अगर मैं नेक्स्ट मार्क बनना चाहता हूँ या नेक्स्ट बिल गेट्स बनना चाहता हूँ, मिसाल है, तो मैं उसको किस तरह लेके चलूंगा? अगर मैं अपना कोई डेप बनाता हूँ तो मैं उसका किस तरह फायदा उठा सकूंगा उस तरीके से जिस तरह वेब 2.0 में उन्होंने उठाया, जिस लाइक डेटा से उठाया है या किसी तरीके से उठाया? तो मतलब शेयर्स से ही मेरा इतना काम चल जाएगा, क्योंकि उसमें तो ज्यादातर हम पूरा फोकस क्रिएटर्स को ही दे देंगे ना, ज्यादा शेयर तो उनको ही मिलेगा। वेब 3.0 का ये एडवांटेज भी है कि क्रिएटर ज्यादा फायदा उठाएगा। देखें, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आप पहले प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे। वो प्रॉब्लम्स अब आपके कोई फेसबुक वाले प्रॉब्लम्स तो नहीं है ना। बिल्कुल। ब्लॉकचेन इज बेसिकली जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो तो आपकी ब्लॉकचेन एक्चुअली क्या कर रहा है? ब्लॉकचेन आपकी गवर्नेंस के मॉडल चेंज कर रहा है। बिल्कुल। ब्लॉकचेन आपकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, ठीक है। जी हाँ, जी जी। तो ये जो कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम्स हैं वो वेब 2.0 में सॉल्व हुए थे, कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम, ठीक है जी। यहाँ पे ओनरशिप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आपकी जो है वो ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट के मसले सॉल्व हो रहे हैं। तो जी हाँ, एक डिफरेंट लेयर आ रही है, एक डिफरेंट लेयर है जो कि एक बेसिकली डिफरेंट प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करे। इसको आप फेसबुक से नहीं मिला सकते। यहाँ पे तो आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? अगर जैसे अगर आपको पाकिस्तान का जो है वो पूरा गवर्नेंस निज़ाम चेंज करना है तो यू कैन बेसिकली बिल्ड एन एप्लीकेशन फॉर दैट। आपको एग्रीकल्चर लैंड में जो एक फ्यूडल सिस्टम चल रहा है उसका इकोनॉमिक सिस्टम पूरा चेंज करना है तो आप एक एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं, ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन आप लेके आ रहे हैं। आपको जो है विद इन कम्युनिटी जो है वो कोई सिविक पब्लिक सर्विसेज को चेंज करना है तो यू कैन बेसिकली इंट्रोड्यूस अ ब्लॉकचेन एप्लीकेशन। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा इसी से रिलेटेड सवाल है कि जब वो ऐप में बना लेता हूँ, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता हूँ, तो मैं उसमें से अर्निंग कैसे करूंगा? एक तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि उसके अर्निंग के बहुत सारे शेयर्स फार्मूले हैं, अर्निंग के बहुत सारे फार्मूले हैं। So बेसिकली वो प्लेटफॉर्म जो है वो शेयरिंग के ऊपर जरूरी नहीं है चलना है। उस बेसिकली उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो एक्टिविटी हो रही है वो एक्टिविटी जितनी ज्यादा स्केल होगी उतना ज्यादा जो है वो आपको उस पर फायदा होगा। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रेयरेबल या ये जो NFT मार्केट प्लेसेस चल रहे हैं वो उनकी जो है वो
इकोनॉमी कैसे चल रही है, ठीक है, वो कैसे जो है वो कमा रहे हैं। तो वो बेसिकली ऐसे कमा रहे हैं कि भाई उनके ऊपर सेल एंड बाय करने के ऊपर कोई प्लेटफॉर्म की फीस है, वो प्लेटफॉर्म की फीस जो है वो 5% है, तो वो उस पर आ रही है। मिसाल के तौर पे मेरे एक स्टूडेंट थे शाहजैन तारिक Q1 के जी, ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। Q1 के अंदर वो एक मेरे स्टूडेंट थे, वो अपने वालिद साहब के साथ आते थे, दोनों वालिद साहब और बेटे दोनों आते थे। और लास्ट ईयर उनका मुझे फोन आया था, इस साल लास्ट ईयर फोन आया था उनका मेरे पास कि जी मैंने जो है वो कोई $0.2 मिलियन जो है वो एक रात में कमा लिए। उन्होंने भेजा मुझे, सारी चीजें भी भेजी उन्होंने, कैसे कमा ली भाई। अच्छा ठीक है गुड। तो भाई उन्होंने बताया कि भाई कैसे हुआ है। तो हाउ दे डू दैट इज बेसिकली वो उन्होंने एक NFT का मार्केट प्लेस बनाया था, उसके जो है वो फिर शेयर जो है वो जो टोकन हैं उसको सेल किया उन्होंने, वो एक रात में सारे सेल हो गए। और एक रात में जो सेल हुए थे उसमें उनका जो, क्योंकि उस वक्त जब वो जिसके लिए काम करे तो उनके पास, उन्होंने कहा था कि मेरे पास पैसे ज्यादा नहीं है तो मैं 15% की इक्विटी देते हैं और इस एप्लीकेशन को बना देते हैं। तो उन्होंने बना दी और उसको उस रात को ही लॉन्च की। और उस रात को लॉन्च करने का मतलब ये है कि आपकी तो रात है लेकिन वहां पे सुबह है, वहाँ सुबह है, बिल्कुल जी। तो उन्होंने लॉन्च की और उसके बाद जो है वो उसी रात का मतलब ये है कि उसी दिन के अंदर ही जो है वो सारे सेल आउट हो गए और उनको जो है वो 15% के हिसाब से $0.2 मिलियन का जो है वो उनको ईथर्स मिल गए उसके गेज में। तो ये एक सिंपल सा मॉडल है और उसमें इन्होंने जो है वो इतनी कमा लिया। अब उसके बाद वो जो प्लेटफॉर्म है वो जब चलेगा तो उसके अंदर भी उसके प्लेटफॉर्म की फीस वगैरह मिलेगी, तो ये सब चलता रहेगा। तो दिस इज हाउ द एप्लीकेशन वर्क्स। और बाकी की एप्लीकेशन जो हैं वो जाहिर सी बात है, जो प्लेटफॉर्म आप बनाएंगे वो प्लेटफॉर्म के लिए जो जिस तरह से फीस का कॉन्सेप्ट बिटकॉइन के अंदर है कि भाई आप ट्रांजैक्शन दे रहे हैं, तो ट्रांजैक्शंस के अंदर हर ट्रांजैक्शन में आपको फी देनी पड़ती है। वो फी जो है वो किसके लिए होती है, वो माइनर के लिए होती है या माइन जो नोड्स होती हैं उसके लिए होती हैं, जो नोड रन कर रहा होता है उसके लिए होती है। अगर वो ब्लॉक जीत जाता है तो उसके लिए उसके पैसे मिलेंगे। इसी तरह से प्लेटफॉर्म चल रहे होते हैं सारे, तो इकोनॉमी तो इसी तरह से चल रही होती है। ठीक है जी, तो उसमें ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके नेक्स्ट कोई सवाल है, आगे चले। ओके जी, DeFi का स्कोप जो है वो जनाब इसी तरह से है कि आप एक पूरी फाइनेंशियल एप्लीकेशंस या फाइनेंशियल पूरी इंडस्ट्री को देख लीजिए, पूरा रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें बहुत सारी चीजें आने वाली हैं और ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। अब बाकी बैंक्स और ये जो जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं ये तो सारे अब जो है वो दौड़ लगाई हुई उन्होंने कि किस तरह से कैचअप कर लें। तो दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, फाइनेंशियल लैंडस्केप जो है वो पूरा चेंज होने वाला है इसके अंदर। ओके जी, सिमेट्रिक अच्छा जी, क्रिप्टोग्राफी हमने पढ़ ली थी, क्रिप्टोग्राफी मेरे ख्याल से। अच्छा जी, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? क्रिप्टोग्राफी जो है वो बेसिकली एक ऐसी इन्वायरमेंट में, ठीक है, एक ऐसी इन्वायरमेंट में जिसमें बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट तो बहुत ही पुराना है और बहुत पुराना इसलिए है कि भाई आपको कोई सीक्रेट मैसेज भेजना है, ठीक है, तो आप कैसे मैसेज भेजेंगे और उसके अंदर आप जो है वो कैसे मैसेज भेजेंगे, आप उसको इनक्रिप्ट करके भेजेंगे कि किसी को समझ में ना आए। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज में भेजेंगे कि उसको समझ में ना आए कि ये क्या लिखा हुआ है, तो वो आसानी से उस चीज को पढ़ ना सके। दिस इज द क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, आप क्या करते हैं, मैसेज को इनकोड करते हैं और जिसको भेज रहे होते हैं उसको आपने ये इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है कि आप इसको कैसे डिक्रिप्ट कर सकते हैं, कैसे डिक्रिप्ट कर सकते हैं। डिक्रिप्ट का मतलब ये है कि आप इसको कैसे जो है वो पढ़ सकते हैं, आपको कैसे समझ में आएगा कि ये सही है या नहीं है। तो इसको कहते हैं तो ये बेसिकली यूज क्या हो रही थी कि भाई मैंने अगर उमैर भाई को मैसेज भेजना है तो उमैर और मेरे बीच में बहुत सारे लोग हैं जिनको हम एडवर्सरी कहते हैं, उनसे हम चीजें छुपाना चाहते हैं, ठीक है, उनको बताना नहीं चाहते। तो मैं और उमैर किस तरह से ऐसी इन्वायरमेंट में मैसेज भेज सकते हैं जिसमें बहुत सारे लोग हों और उनसे वो बातें जो है वो हम बताएं भी हम। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी के लिए ऑब्वियसली साइफर यूज होती है, सीक्रेट कीज यूज होती हैं और ये बहुत ही पुराना फॉर्मूला है कि आप जो है वो इनकोड करते हैं की से। आप बेसिकली किसी भी मैसेज को आप क्या करते हैं, उसको मैसेज लिखते हैं, उसको बंद करते हैं, उसको ताला लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे आप क्या करते हैं, उसको इनकोड कर देते हैं। इनकोड किससे करते हैं, आप अपनी की से, जो भी की है वो आप इसको इनकोड कर देते हैं, उनको भेज देते हैं। वो उनके पास जो है वो उसको डिकोड करने की चाबी होती है, तो वो उस चाबी से उसको डिकोड कर लेते हैं। ठीक है, तो जिनके पास चाबी होगी
इसको कहते हैं सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। आप क्या करते हैं कि सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है कि आप एक मैसेज लिखते हैं, उसको अपनी की से इनकोड कर देते हैं। इनकोड का मतलब है अब वो की जो है वो बेसिकली क्या कर दिया उसने, उसको लॉक कर दिया। अब जिसके पास चाबी है सिर्फ वो ही खोल सकता है। तो आपने क्या किया कि अब सपोज उमैर के पास जो है वो इस मैसेज की चाबी है, तो वो क्या करेगा, मेरा इनक्रिप्टेड मैसेज जो है मैं उनको दूंगा तो वो उसको खोल के पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से है जैसे मैंने एक लॉक बॉक्स में मैसेज भेज दिया और बॉक्स जो है वो जा रहा है, और जो लोग हैं वो उनके पास चाबी नहीं है तो वो बॉक्स खोल ही नहीं सकते, तो बॉक्स नहीं खोल सकते तो वो उनको मैसेज भी नहीं मिलेगा। अब ये चाबी जो है वो मैंने उमैर को दी हुई है, तो उमैर ने जो है वो खोला बॉक्स को और वो देख लिया। ये है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, अब इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि जो सीक्रेट की है या जो चाबी है, ठीक है, ये चाबी जो है अगर ये जो चाबी है, जैसे मैंने ये कहा कि भाई प्लेन टेक्स्ट है, इसको इनक्रिप्ट किया की से, सीक्रेट की से मैंने इनक्रिप्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एक साइफर टेक्स्ट बन गया। अब ये किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, और इसको डिक्रिप्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, उसी की से को यूज करेंगे तो वो प्लेन टेक्स्ट में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें मसला क्या है? इसमें मसला ये है कि अगर ये चाबी, ठीक है, अगर ये चाबी किसी को मिल गई या किसी बंदे ने इसकी डुप्लीकेट की बना ली, अब होगा क्या कि वो जो बॉक्स चल रहा है बीच में रास्ते में कोई खोल सकता है उसको, और खोल के वो मैसेज पढ़ के और मैसेज चेंज करके वापस उसको बंद करके उमैर को दे सकता है। तो उमैर भाई के पास जो मैसेज गया है वो तो गया ही गलत है। ठीक है, पॉसिबल है अगर ये चाबी किसी के पास है तो वो भी ये काम कर सकता है और उसमें मैसेज को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का एक प्रॉब्लम है जिसको हम कहें कि भाई इसमें जो है वो की बेस है, और की जो है वो अगर निकल गई तो आपके साथ ये मसला हो जाएगा। उसके अलावा SHA 256 है। अच्छा, SHA 256 जो है वो एक ऐसा कंप्रेशन मैसेज है जिसके अंदर आपकी जो है वो रिवर्स नहीं होता, डिकोड नहीं होता। आपका कोई भी मैसेज अगर आपने हैश बना दिया है तो वो डिकोड नहीं होगा। ये बात हमने पढ़ी थी, ठीक है, कि हैशेस और क्रिप्टोग्राफी में क्या फर्क है। क्रिप्टोग्राफी में फर्क ये होता है कि आप इसको कन्वर्ट वापस असल हालत में लेके आ सकते हैं, हैश में आप असल हालत में ला ही नहीं सकते इसको। ठीक है जी, तो इसके अंदर मतलब ये है कि मैंने जो मैसेज भेजा है उसको मैसेज को मैंने हैश में कन्वर्ट किया। अब वो हैश में किसी को भी भेजूंगा तो वो उस मैसेज से मिला के वेरीफाई कर सकता है कि ये जो मैसेज है ये सही है या नहीं। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली SHA 256 हैश कहलाता है, इसको शाह हैश कहते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, ऑब्वियसली ये सारी सर्विसेज है, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करता है, इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन, नो रिप्यूटेशंस जो है उसको दोबारा से क्रिएट नहीं करवा सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी वगैरह आपको देता है। तो क्रिप्टोग्राफिक अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी थी, हमने समझा उसके अंदर क्या है कि की अगर आपको मिल गई तो फिर वो। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्रिप्टोग्राफी आई है वो आई है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। इसको कहते हैं पब्लिक की और प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें क्या होता है ये आप पढ़ लीजिएगा, इसको समझ भी लीजिएगा कि क्या होता है। इसमें होता क्या है कि इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक एल्गोरिथम के थ्रू आप दो कीज जनरेट करते हैं, एक कहलाती है पब्लिक की, एक कहलाती है प्राइवेट की। अब अगर मुझे उमैर को पहली वाली सूरत के अंदर से मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे उमैर को कोई मैसेज भेजना है, तो हेलो जी, आवाज आ रही? हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है जी, आ रही है आपकी बात। ओके जनाब, अब हम आ जाते हैं इसमें कि वहाँ अगर मेरे और उमैर के पास जो चाबी है वो किसी तीसरे के पास हो गई तो वो खोल के देख सकता है, उसको चेंज भी कर सकता है मैसेज को। उसके बाद ये दूसरी एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी ये होती है जनाब कि इसमें एल्गोरिथम के थ्रू मैं और उमैर जो है वो दो की जनरेट करेंगे, एक पब्लिक की होगी और एक प्राइवेट की होगी। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, हम आपस में पब्लिक की को जो है वो एक्सचेंज कर लेंगे कि मेरी पब्लिक की मैं उमैर को दे दूंगा, उमैर मुझे अपनी पब्लिक की दे देगा। ठीक है, अच्छा, अब होगा क्या कि मुझे अगर मैसेज भेजना है उमैर को तो मैं क्या करूंगा कि उसकी पब्लिक की से इसको
इनक्रिप्ट कर दूंगा, ठीक है, और उसको मैसेज को लेके उसकी पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर दूंगा। अब उमैर के अलावा इसको कोई अनलॉक नहीं कर सकता, क्योंकि उमैर के पास इस पब्लिक की प्राइवेट की है। ये दोनों जो पब्लिक और प्राइवेट की होती है आपस में लिंक होती है, लेकिन ड्राइव नहीं हो सकती। ड्राइव का मतलब ये है कि मैं पब्लिक की से प्राइवेट की जनरेट नहीं कर सकता। प्राइवेट की जो है वो आपकी डिकोड और इनकोड दोनों कर सकता है। पब्लिक की जो है वो सिर्फ आपकी इनकोडिंग कर सकती है। यानी पब्लिक की जो है वो आपको क्या करेगी कि मैंने मैसेज लिखा तो मैंने कहा पब्लिक की से मैसेज लिखा और मैंने इनकोड किया और मैंने उमैर को भेज दिया। अब उमैर के पास प्राइवेट की है और वो ही इस मैसेज को देख सकता है। अब उमैर ने वो मैसेज दिया, उसने अपनी प्राइवेट की से खोला और अपने मैसेज इनकोड करके प्राइवेट की से डिकोड किया और मैसेज पढ़ लिया। उसके बाद अब उसने मुझे मैसेज भेजा इसका जवाब, ठीक है। तो उसने उमैर भाई ने अगर मुझे भेजना है तो उमैर क्या करेंगे कि मेरी पब्लिक की से उस मैसेज को लिखेंगे, इनक्रिप्ट कर देंगे और वो मुझे भेज देंगे। अब मेरे पास उसकी प्राइवेट की पड़ी है तो मैं उससे डिक्रिप्ट करूंगा और उस मैसेज को पढ़ लूंगा। अब पब्लिक की जो है वो किसी के पास भी हो, पब्लिक की किसी तीसरे के पास भी चली जाए, उससे वो मैसेज इनक्रिप्ट मुझे मैसेज भेज तो सकता है लेकिन उस मैसेज को खोल नहीं सकता। समझ रहे मेरी बात? तो ये एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के थ्रू ये काम हो गया कि अब आपके पास जो है वो सब के सब जो है वो ये म्यूट ऑल कर दिया भाई मैंने सबको। अच्छा, जो आपके पास जो है वो सबके पास क्या है, अब वो जो की वाला मसला था वो खत्म हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं आपके पास जो भी मैसेज भेज रहा हूँ वो मैं आपकी पब्लिक की से भेजूंगा। आपके पास प्राइवेट की होगी तो उस मैसेज को खोलें और देख लें, प्राइवेट की नहीं होगी तो फिर नहीं देख सकता, ठीक है नहीं। तो ये है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और इसके अंदर ये वाला मसला जो है इन्होंने सॉल्व किया है और ये सारी कहानी बता रहा है। ये RSA जो है वो RSA एक एल्गोरिथम है जिसके थ्रू आप पब्लिक और प्राइवेट की जनरेट करते हैं और ये सारी वही कहानी आपके पास है। तो हमने आज जो है वो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी जो है वो कंप्लीट कर लिया, जो कि बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट था पब्लिक और प्राइवेट की का। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है नहीं। प्राइवेट की जनाब, प्राइवेट की कहीं नहीं जाती भाई। प्राइवेट की अगर आप सेंड कर देंगे तो समझे आपकी तो हो गई कहानी खत्म, क्योंकि प्राइवेट की इज प्राइवेट। प्राइवेट की कहीं भी नहीं जाएगी, प्राइवेट की किसी के पास नहीं जाएगी, प्राइवेट की सिर्फ आपके पास होगी। अब आप लोगों को क्या करना चाहिए आज की क्लास के बाद? ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आप लोगों का सवाल कि नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास तो ईद की वजह से शायद छुट्टी भी हो, अभी पता नहीं है, अनाउंस हो जाएगा। तो अब आप लोगों को करना क्या नेक्स्ट क्लास से पहले? ये फर्स्ट 4 चैप्टर्स आपको मास्टरिंग बिटकॉइन के जो हमने आज पढ़े हैं इसको गो थ्रू करना है, ठीक है। फिर जो दूसरा काम आपको करना है कि जो कासिम भाई ने गाइड करा है कि आपको वीडियोस जो 3 टॉपिक्स किए हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीनों वीडियोस देखनी स्टार्ट कर देनी है। तो अगर नेक्स्ट वीक अगर छुट्टी हुई तो हम मिल रहे होंगे टेक्निकली दोस्तों के बाद, तो आपके पास बहुत सारा टाइम है। जी कासिम भाई, ठीक कह रहा हूँ मैं? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे जो है ना, आप में से कोई एक बंदा जो है, 1 या 2 बंदे जो हैं वो बताएं मुझे कि कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा कि वो सारी क्लास में से जितने वो लोग हैं जो कि जावास्क्रिप्ट और HTML और CSS में जिनकी टेक्निकल नॉलेज है, जिनको इस पे जिन्होंने प्रैक्टिकल काम किया हुआ है और जो लोगों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है, जो खुद से जो है वो लोगों को हेल्प कर सकते हैं और आप लोगों को पढ़ा सकते हैं। वो कितने लोग हैं ऐसे जो कि वॉलंटियर अपने आप को कर सकते हैं, ठीक है, इस क्लास के लिए। तो वो जितने भी लोग हैं उसकी जो है वो एक एक्सेल फाइल बना लें और उसमें नोट डाउन करवा लें प्लीज, ठीक है जी। आप सबके सब लोग में से कोई एक ये जिम्मेदारी ले लें। कौन लेगा ये जिम्मेदारी जनाब? सर वैसे तो कई लोग अवेलेबल होंगे, शॉर्ट ऑफ तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। वैसे तो बंदा यही है कि बहुत अच्छा बेहतर हूँ, बेहतर आप ही मुझे भी है जावास्क्रिप्ट पर मैं अभी खुद को ये नहीं कर पाता हूँ एडवांस लेवल। कुछ चीजें सर यहाँ पे मैंने पहले तो ये कौन जिम्मेदारी लेगा इस डेटा के कलेक्ट करने की, जो हमारे इस ग्रुप के अंदर कौन शख्स है जो बेसिकली
ये फॉर्म लॉन्च कर दे और उस फॉर्म में जितने लोग हैं जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड है वो अपने आप को रजिस्टर करवा लें प्लीज। तो ये कोई यहाँ से जो है वो एक जिम्मेदारी ले लें। गूगल फॉर्म, बिल्कुल गूगल फॉर्म क्रिएट कर दें, बिल्कुल गूगल फॉर्म क्रिएट कर लें आज की क्लास का, ठीक है, और लॉन्च कर दें। ये आप क्या करेंगे, पैनिक क्लाउड का ये वाला जो ग्रुप है कासिम का, एक मिनट, ये वाला बना हुआ है हमारा ग्रुप ऑनलाइन। एक मिनट ना, हमारा ऑनलाइन ग्रुप जो है, अच्छा ऑनलाइन ग्रुप का नाम है SSUET का बना हुआ है, ठीक है। तो मैं एक ऑनलाइन ग्रुप बनवा देता हूँ, ठीक है, ओके। तो इस ग्रुप को यूज कर सकते हैं वैसे हम। अच्छा, इसका एक मैं चैनल बनवा देता हूँ, ठीक है ना जी। हमारे जो क्लास है, ठीक है, ऑनलाइन क्लास मेरी, तो इसका मैं एक ग्रुप बना देता हूँ और इसके अंदर फिर आप ये लॉन्च कर दीजिएगा और उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो रजिस्टर्ड हो जाए। मैं देखता हूँ मेरे पास राइट्स हैं क्रिएट करने के, चैनल नहीं है अभी। तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि मैं ये आपको दे देता हूँ, ये यहाँ पे मैं सबको दे देता हूँ, इस पे डिस्कॉर्ड के इस वाले चैनल पे जाके रजिस्टर हो जाए सबके सब। जी जी ऐसे ही। ये मैंने चैट पे दे दिया है, इस पे जो है वो फॉर्म लॉन्च सब रजिस्टर्ड है। ओके जी, नेक्स्ट, ठीक है जी। एक चीजें जैसे कि उमर सर ने कहा कि 4 चैप्टर जो हैं वो हमारे कवर हो चुके हैं इस सेशन में। अब वो 4 चैप्टर ब्लॉकचेन के कवर हुए क्योंकि उन्होंने मास्टरिंग बिटकॉइन का नाम दिया था। ब्लॉकचेन भी कर चलिए, अब ये हो गया कि जैसे इसकी कंफ्यूजन है। मास्टरिंग ब्लॉकचेन बुक का नाम है, सॉरी अगर मैंने गलत कर दिया तो। कोई तो मैंने इसको कवर अप करना हो पूछना। सर एक चीज है जो हमेशा से कंफ्यूजन रहती है, जैसे कि हम इथेरियम के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और कार्डानो के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लॉन्च होते हैं, बिटकॉइन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों नहीं लॉन्च होते? एक चीज तो ये है। सॉरी मैं समझा नहीं सर। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे हम इथेरियम के ऊपर लॉन्च हो रहे हैं, एनएफटीज लॉन्च होती हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च होते हैं, डीएक्स लॉन्च होते हैं, कार्डानो के ऊपर भी होते हैं, सोलाना के ऊपर भी होते हैं, ठीक है, एंड पॉलीगॉन के ऊपर भी होते हैं। तो बिटकॉइन के ऊपर भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च क्यों नहीं हुए अभी तक? हुए हुए हैं। आप अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे, वो एक और उनकी साइड चेन है जिसपे ये हुआ है। आई थिंक BSV है, BSV के अंदर जो है ये काम हुआ है, चेक कर लें BSV। नहीं, वो तो हार्ड फॉर्क था ना उसका। हाँ तो मेरे भाई हार्ड फॉर्क पे तो ये BSV जो है, आई थिंक BSV पे इन्होंने ये फंक्शनलिटी दे दी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, आप बना सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सर ये क्रिप्टोग्राफी के ऊपर पूछना था सवाल। बोले। ये जो डेटा मूव कर रहा होता है तो वो SSH जो 256 है उससे इंक्रिप्टेड होता है या वैसे ही होता है? क्योंकि जो मैं पढ़ रहा था उनका क्या नाम है, जिशान भाई का, जो उन्होंने इसका भी जिक्र किया था बीच में, जो आई थिंक आपने नहीं किया, वाइल ट्रांसफरिंग द डेटा जब ट्रांसफर हो रहा होता है। हाँ, बिटकॉइन के अंदर ना आप जब बेसिकली वो देखें, वो तो बिटकॉइन की उसमें जब SSH 256 होता है वो उसमें एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि ट्रांजैक्शन कैसे ट्रैवर्स होती है। वो जब हम बिटकॉइन को पढ़ेंगे ना तो उस वक्त हम ये पढ़ेंगे। अच्छा, तो उसमें बेसिकली होता है कि बेसिकली आप जब वहाँ पे क्या होता है कि साइन होती है ट्रांजैक्शन, तो साइन जो होती है वो पब्लिक प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी के थ्रू होती है फिर, और जो मैसेज जाता है वो फिर 256 हैश जो है वो हैश होता है वो। अच्छा, क्रिप्टोग्राफी जो है और वो सिमिलर टू SSH 56 है, 256 की तरह ही है, दोनों सेम ही है ना, सिमिलर तरीके में वर्क करती हैं? नहीं जनाब, दोनों क्रिप्टोग्राफी दोनों कहलाती है, लेकिन एक हैश कहलाता है और एक दूसरी जो है वो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है, तो दो चीजें हैं। अच्छा,
ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो थोड़ा सा? दोनों में डिफरेंस ये है कि क्रिप्टोग्राफी में जो है, जो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है या सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है, उसमें डिकोडेबल है, ठीक है, आप ओरिजिनल मैसेज हासिल कर सकते हैं। SHA-256 या हैश में जो है वो आप ओरिजिनल मैसेज हासिल नहीं कर सकते। चलिए ठीक। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने बताया ना कि दो बंदों के जब ट्रांजैक्शन हो रही होती है तो एक दूसरे के साथ वो अपनी पब्लिक की एक्सचेंज करते हैं जिसके थ्रू इनक्रिप्ट हो जाता है। जो इन्फॉर्मेशन जारी के फर्ज करें किसी के पास कुछ बिटकॉइंस आ रहे हैं तो दरमियान में जो नोड जो उसको वेरीफाई करेंगे उनको पास कैसे इन्फॉर्मेशन जाएगी कि इतनी की ट्रांजैक्शन हुई अगर वो इनक्रिप्टेड है?